देखिए, बिहार में परिवर्तन होने वाला है और बेईमानी ज़्यादा हुई चुनाव आयोग की तरफ से या अधिकारियों की तरफ से। 1200, 1400, 2000, 2500 इस अंतर से हम हराए गए। कमियां तो रहती ही हैं जब हम काम करते हैं, लेकिन उस नतीजे में हमारी अपनी ओर से कमी कम। और आज की तारीख में मंत्री का भी ये रोना है कि उनकी बात सेक्रेटरी नहीं सुनते, एक डीएम नहीं सुनते। और लालू जी और राबड़ी जी के शासनकाल में इस बात पर खासा जोर था कि जनप्रतिनिधियों की, जनसाधारण की बखत रहे और उनका काम हो सके। प्रधानमंत्री को सब्र और संयम के साथ काम लेना चाहिए। गृह मंत्री जितना कम बोलेंगे भारत के हक में उतना ठीक रहेगा। पर बोलेपन के साथ गुड्डे गुड्डी के खेल खेलते हुए विदेश नीति को आप बेहतर दिशा में नहीं बढ़ा सकते और इतना बोलना भी नहीं चाहिए। अभी तेजस्वी जी का, राहुल जी का, अखिलेश जी का, स्टालिन साहब का सर्वश्रेष्ठ आना बाकी है। जी नमस्कार, द हिंदी टॉप देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ मोहित कुशवाहा। इस वक्त हम साथ साथ चल रहे हैं राहुल गांधी कार यात्रा के साथ, लेकिन इस वक्त जो तमाम ज्वलंत मुद्दे, उस तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ग्यासु, जो कि आरजेडी के नेता भी हैं, एक रिसर्च स्कॉलर हैं, एक कल एनालिस्ट हैं और पर तमाम है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा है कि बिहार में इस बार होने क्या वाला है। देखिए, बिहार में परिवर्तन होने वाला है। इतना मैं कह सकता हूँ, नागरिक का जो अपना एक अस्तित्व और उसकी एक स्वायत्तता है, ऑटोनॉमी है, उसका जो अपना हक है वह सुरक्षित रहे। और लालू जी और राबड़ी जी के शासनकाल में इस बात पर खासा जोर था कि जनप्रतिनिधियों की, जनसाधारण की बखत रहे और उनका काम हो सके। अंत माने आखिरकार एक लेजिस्लेटर का, विधायक का, सांसद का यह काम थोड़े है कि जनता को जाके अपना सांसद पना दिखाना है, विधायक पना दिखाना है, मंत्री पना। वह अपना विधायक पना, मंत्री पना, सांसद पना किसके आगे दिखाएगा? जहां की अफसर लोगों की न सुने। और आज की तारीख में मंत्री का भी ये रोना है कि उनकी बात सेक्रेटरी नहीं सुनते, एक डीएम नहीं सुनते। डेमोक्रेसी में हम यह नहीं कह रहे हैं कि एक परमानेंटली एक दूसरे के एकदम बरक्स खड़े होके और तनातनी की स्थिति हो। हम चाहते हैं कि सहयोगात्मक रवैये के साथ, चाहे वो विधायिका हो, कार्यपालिका हो, न्यायपालिका हो या आपकी संवाद पालिका हो, रचनात्मक ढंग से एक दूसरे के सहयोग के साथ जन कल्याण के लिए काम करे। तो इस स्थिति को देखते हुए तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में जो हमारा महागठबंधन है या इंडिया ब्लॉक है, उस सारे घटक दल के शीर्ष नेता से लेकर कार्यकर्ता, पदाधिकारी जनता के बीच यही संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं और जनता की सुनने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो 20 वर्षों से, जिसमें कि 17 वर्षों तक सीधे सीधे एनडीए का शासन रहा, उसमें किसान हो, मजदूर हो, महिलाएं हो, छात्र हो, इन सब के अधिकार कुचले गए। तो इसलिए मुझे लगता है कि तेजस्वी जी 2025 में मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं जनता के सहयोग, स्नेह और समर्थन से। अच्छा जैन जी, हम जब देखते हैं कि 2020 में कुछ सीटों से सरकार बनते रहे, आप पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट हैं, आपने देखी भी हैं चीज़ें कि आखिर कहाँ कमी रही और इस बार वो कमियां कैसे दूर करेंगे आप? नहीं, वो कमियां हम नहीं कहेंगे, क्योंकि कमियां तो रहती ही हैं जब हम काम करते हैं, लेकिन उस नतीजे में हमारी अपनी ओर से कमी कम और बेईमानी ज़्यादा हुई चुनाव आयोग की तरफ से या अधिकारियों की तरफ से। और हुआ ये कि 12,000 वोटों का फासला रहा और कई एक सीट थे जो 12 वोट से लेकर 200, 150, 400, 1200, 1400, 2000, 2500 थी। इस अंतर से हम हराए गए और यही तो हम लोगों की यह कोशिश रही कि इस बार सामाजिक न्याय सम्मेलन विधानसभा वार तेजस्वी जी ने आयोजित कराया। जैसे आरजेडी सक्रिय है, उसी तरह से माले, उसी तरह से सीपीएम, सीपीआई, कांग्रेस एक कोऑर्डिनेशन में अपने बेस को भी एक्सपेंड करने की कोशिश है। और जो ऑलरेडी हमारा एक समर्थक समूह है, वहाँ हमारे सुशिक्षित और प्रशिक्षित किस्म के कार्यकर्ता पोलिंग एजेंट बने, काउंटिंग एजेंट बने। और अब तो एक नया ये बखेड़ा है कि आपको, माने कितनी विचित्र बात है कि इस जमहूरियत में नागरिक पर, वोटर पर आप सारा बोझ डाल रहे हैं और अपने आप को कर्तव्य से
बिल्कुल मुक्त करना चाह रहे हैं कि हम वोटर लिस्ट की उगरवाही भी हम ही करें, पोलिंग स्टेशन पर भी हम ही रखवाली करें, काउंट माने स्ट्रॉन्ग रूम की हिफाजत भी हम ही करें, काउंटिंग हॉल के अंदर भी हम अपने वोटों की पासवानी खुद से करें, तो फिर चुनाव आयोग और अधिकार माने पूरा का पूरा ब्यूरोक्रेसी किस लिए है। तो ये एक कह लें कि हमारा जो वक्त है इसमें 1.5-2 महीना गया है, लेकिन इसको हम ब्लेसिंग इन डिस्गाइज समझते हैं कि इस बहाने भी हमने जनता को अवेयर करने या जनता की तकलीफ से रूबरू होने की कोशिश की, और घर घर में यह बात, ये जो वोटर अधिकार यात्रा इसके ज़रिए पहुंचाने की कोशिश है कि बड़ी मुश्किल से जो आपको मत का अधिकार मिला है उसके ऊपर ही खतरे लाद दिए गए हैं। बिल्कुल जैन जी, एक अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में घटना हुई थी जहां पर यादव कथावाचकों के साथ अभद्रता की गई थी। उस मामले में तेजस्वी यादव ने कहा था कि क्या सिर्फ एक जात का अधिकार है। हम देखते हैं कि सामाजिक न्याय का काफ़ी लंबा इतिहास बिहार की राजनीति में रहा है, और ख़ासतौर पर लालू यादव का जो राजनीति है वो सामाजिक न्याय से हमेशा जुड़ती रही है। तो ऐसे में बिहार में सामाजिक न्याय के मुद्दे पर आप लोग कहाँ हैं, और जो सत्ता पक्ष है वो कहाँ कहाँ फेल हुआ? देखिए, ये तो एक अद्भुत देश है, ये पाखंड से भरा हुआ खंड खंड समाज है, और हम अखंड देश का सपना देखते हैं, कोशिश करते हैं कि देश अखंड रहे, संप्रभुता एकता उसकी अक्षुण्ण रहे। लेकिन जिन पर यह जिम्मेदारी है आंतरिक मामलों में भी सहिष्णुता, शांति, सत्य, अहिंसा के साथ समाज को चलाने की, और जिनके ऊपर जिम्मेदारी है बाकी मुल्कों के साथ ताल्लुक़ को बेहतर रखने की, इन दोनों मोर्चों पर सफल नहीं हुआ जा सकता अगर हम अपने लोगों के साथ न्याय नहीं करेंगे तो दुनिया के अंदर हम कहीं न्याय नहीं पाएंगे। और वही भारत के साथ हुआ है। हमने न सिर्फ नेहरू की विदेश नीति की अवहेलना की, गुट निरपेक्षता की नीति को तार तार किया, बल्कि हमने एक तीसरी सत्ता का दबाव झेला जो बार बार हमको मुंह चिढ़ाता है, और नहीं तो कम से कम गुजराल डॉक्ट्रिन का ही आप जो अनुसरण कर लेते, पड़ोसी देशों के साथ कम से कम संबंध हमारे ठीक रहते। पर बड़बोलेपन के साथ गुड्डे गुड्डी के खेल खेलते हुए विदेश नीति को आप बेहतर दिशा में नहीं बढ़ा सकते, और इतना बोलना भी नहीं चाहिए। प्रधानमंत्री को सब्र और संयम के साथ काम लेना चाहिए। गृह मंत्री जितना कम बोलेंगे भारत के हक में उतना ठीक रहेगा। तो एक तो यह बात, जहाँ तक उत्तर प्रदेश की घटना की बात आप कह रहे हैं, तो ये तो एक कुंठा से भरा एक उच्च वर्णीय मानसिकता मैं कहूँगा। इसी देश में विवेकानंद भी हुए। हिंदू धर्म के अंदर की कुरीतियाँ कैसे दूर हों और धर्म की ठीक ठीक मीमांसा दुनिया के बड़े मंच पर हो। अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुदैव कुटुंबकम। ये क्या सिर्फ भजने के लिए है कि इसको गुणना भी होगा? तो आप दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्षों के गले मिलते हैं, ठीक है, करिए, लेकिन भारत के लोगों के साथ भी तो आपका वह जेस्चर कंपैशन वाला दिखाई पड़े। तो आपने धर्म के अंदर जो सबसे स्याह पहलू है उसको पकड़ लिया, और धर्म का जो लिबरेटिव पक्ष है उससे आप दूर हो गए। कोई भी किसी से क्यों ऊंचा महसूस करे? मेरा कहना है किसी के अंदर भी एहसास बर्तरी क्यों हो, और इसी समाज का एक हिस्सा मनुष्यों का वो एहसास कमतरी में क्यों जिए? तो ये जो इसको जो एक हतोत्साहित नहीं किया जाता है शासन सत्ता की तरफ से, और ये बाबाओं से भरी हुई संसद, वो लेजिस्लेशन का काम वहाँ होगा कि वहाँ ठकुरबाड़ी चलाया जाएगा। तो ये हम समझते हैं कि हमारा भारतीय लोकतंत्र जैसे जैसे परिपक्व होता जा रहा है, जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ती जा रही है, कमज़ोर लोगों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया से बाहर धकेला जा रहा है, और ये ठीक नहीं है। मैंने 75-80 साल में हमने इतने रोग पाल लिए हैं डेमोक्रेसी के अंदर कि कैसे ठीक दिशा में चलेगी? तो इटावा की घटना को मैं आइसोलेशन में नहीं देखता। वो सिर्फ इटावा की घटना नहीं है, बल्कि जब तक हम शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के साथ बिरादराना के भाव से
नहीं चलेंगे और एक दूसरे पर विश्वास नहीं करेंगे तो समाज और देश तो नहीं बनेगा। प्रतिक्रियावादी बातों से भी समाज नहीं बनेगा, किसी को दबाने की नीयत से समाज नहीं बनेगा। हम तो चाहते हैं कि भाई सब लोग कंधे से कंधा मिलाकर चलें और हम लोगों की पार्टी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के गर्भ से निकली हुई, समाजवादी आंदोलन के कोख से निकली हुई पार्टी है। ठीक है, कुछ टुकड़े यूपी में हैं, कुछ हरियाणा में हैं, कुछ उड़ीसा में, कुछ कर्नाटक में, कुछ यहाँ, कुछ हिस्सा गुजरात में भी, अब तो हमारी पार्टी के एमएलए केरल में भी हैं। तो दक्षिण से लेकर उत्तर, पूरब से लेकर पश्चिम तक, सिर्फ भारत की बात नहीं कह रहा हूँ, दुनिया को अगर कोई विचारधारा एक दिशा दे सकती है तो वो समाजवाद की ही विचारधारा, क्योंकि इसमें ऊंच नीच के लिए कोई जगह नहीं है। बिल्कुल दोस्तों, हम आपको बता दें, जैन जी का एक परिचय और है। एक समय था जब राजद के प्रतिनिधित्व के तौर पर सोशल मीडिया से लेकर टेलीविज़न पर एक खास वर्ग दिखाई देता था। जैन जी उस वक्त सोशल मीडिया पर उन वर्गों की आवाज़ सामने रखी, उन सरकारों की आवाज़ सामने रखी जिनका प्रतिनिधित्व कंपेरेटिवली बहुत कम था। खास तौर पर आज जब आप टीवी देखेंगे तो राजद के कई सारे प्रवक्ता तमाम सत्ताधारी पार्टी के नेताओं को सीधा सीधा जवाब और चैलेंज देते हैं, और खास तौर पर सिर्फ हिंदी नहीं, वो अंग्रेजी और किसी भी भाषा में उसका बिल्कुल तथ्यों के साथ जवाब देते हैं। जैन जी, आप जब सोशल मीडिया देखा, जब एक समय में इन तमाम जो पिछड़े वर्ग हैं या इन समाजों की जो पार्टियां हैं उनका प्रतिनिधित्व सोशल मीडिया में नहीं था, जो कहानियां गढ़ दी जाती थी वो एक तरफा होती थी, आपने उसको तोड़ना शुरू किया। शुरुआत में कैसे रहा वो चीज़, और आपने कैसे, आपको लगा कि अरे ये मुझे करना चाहिए, और आप पत्रकारिता की राह आपने फिर सामाजिक न्याय और इन सब चीज़ों की? नहीं, पत्रकारिता तो एक एक्सीडेंटल एपिसोड है मेरे जीवन का। हमको तो आईएमसी का नाम भी नहीं पता था। मैं लिटरेचर का विद्यार्थी था टीएनबी कॉलेज भागलपुर में, लिटरेचर पढ़ने ही मैं वहाँ गया। लेकिन अब पिताजी के एक मित्र थे, उन्होंने कहा, एक अलमनाई मीट थी 13 में, कि इसका भी फॉर्म भर दो। मेरी कोई दिलचस्पी इसमें नहीं थी तो पढ़ा, लेकिन मैंने उसको परसू नहीं किया, कोई प्रोफेशनल जर्नलिज्म को कभी नहीं। तो उसी में फिर मास्टर्स किया, फिर एमफिल पीएचडी के लिए जेएनयू चले गए। सवाल था तो वही मैं कह रहा हूँ कि इसका उत्तर आईएमसी से उसका एक सिरा जुड़ता है। लालू जी को संसद की सदस्यता से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, और उसके बाद बहुत, मेरा ख्याल है कि 4-5 हमारे साथी रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म के बहुत विचित्र बातें उस दिन कर रहे थे लालू जी पर। एक वो कोई बहुत अप्रिय टिप्पणी मैं कहूँगा, तो उनसे हमारा बहुत हॉट डिस्कशन होने लगा, और फिर हम लोग पूर्वांचल ढाबे तक गए चाय पीने के लिए। तो थे तो सब साथी ही, लेकिन वो बातें मुझे बहुत ही खराब लगी। बाद में हमारे एक मित्र हैं विवेकानंद जी, उन्होंने कहा कि देखिए, आप तो इतना कुछ बोलते हैं और सुनाते हैं, लेकिन ये तो वहीं ख़त्म हो जाएंगी, इसको आप लिखते क्यों नहीं हैं? और मुझे लिखने की वो लिखना तो बहुत एकांत की मांग करता है ना, तो उसमें थोड़ा बहुत बोझिल काम यह लगता था। पर धीरे धीरे टुकड़ों में बहुत सारे वाक़ये लिखे, आडवाणी जी की गिरफ्तारी का वाक़या हो, मंडल कमीशन के लगने का, 6 दलों के विलय की बात हुई, सब कुछ हो गया। ऐन वक्त पर फिर वो मर्जर नहीं हो सका, 2015 में इसकी कोशिश हुई। तो इन सब के बारे में लिखते लिखते उसी मित्र ने तेजस्वी जी को भी वह पीस भेज दिया। एक छोटा सा वेबसाइट था, हरित खबर या कुछ इस तरह से करके। अभिनव सव्यसाची जी थे, विवेकानंद जी थे। तो तेजस्वी जी ने मैसेज किया उनको कि हु रोट दिस, तो उन्होंने कहा कि जयंत जिज्ञासु हैज़ रिटन इट, ही इज़ वन ऑफ माई फ्रेंड्स and one of the greatest admirers of Lalu ji and his politics of social justice and secularism. तो फिर उनका रिप्लाई आया कि can you send me the link of his profile and his number. हमको याद है, मुनिरका में रहते थे, वो अपने कमरे से दौड़े दौड़े मेरे कमरे तक आए कि भाई तेजस्वी जी आपका नंबर मांग रहे हैं। लेकिन हमारी मुलाकात फिर, जो हमको ये था कि भाई अपनी बात कह दे रहे हैं, पहुंच जा रही है, काफ़ी है, तो हम मिलने नहीं आ सके।
फिर धीरे धीरे फिर सरकार जाने वाली थी 17 में, उसके पहले ही फिर उनके पॉलिटिकल एडवाइज़र उस समय थे संजय जी, तो फिर उनसे बातचीत शुरू हुई। कभी कुछ लिखता था तो उनका बड़ा ही अप्रिसिएटिव किस्म का मैसेज आता था, और कई बार लालू जी के भी हैंडल से उन्होंने हमारे लिखे हुए को आर्टिकल को शेयर किया। तब तक मैं मेरी शुरुआत तो छात्र राष्ट्रीय जनता दल का जो स्टूडेंट विंग है वहाँ से भागलपुर यूनिवर्सिटी में शुरू हुई। वहाँ मैं ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी था, लेकिन जेएनयू में कुछ इस तरह का नहीं था, तो हम AISF ज्वाइन किए। और लेकिन हम सोशल जस्टिस के लिए लड़ने वाले तमाम लोगों का जिक्र अपनी तकरीरों में करते थे। तो कई बार अनकंफर्टेबल भी हमारे साथी होते थे कॉमरेड की, भाई हैं AISF में बात करते हैं लालू जी की, शरद जी की, मुलायम जी की, रामविलास जी की, पर मैं वहाँ भी ये काम करता रहा। एक लेयर है क्या, आपको लगता है कि वहाँ पर समाज के अलग अलग वर्गों से आने वाले लोगों का एक अपना अपना एक लेयर है? नहीं, बहुत हद तक तो उस आबो हवा में लोग डिकास्ट भी होते हैं, और बहुत न्यूआंस्ड अंडरस्टैंडिंग किसी भी चीज़ की वो विकसित होती है। लेकिन ये है कि कन्विंस करना पड़ता है अपने समाज में, लॉजिकली आर्ग्यूमेंटेटिव ढंग से आपको कन्विंस करना पड़ेगा। यहाँ रीजन का, तर्क का बड़ा महत्व रहा है शुरू से। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह से धीरे धीरे बातें हुई, फिर कुछ मतांतर हमारे अपने संगठन के अंदर हुए, और उसके बाद फिर छात्र राजद ने वहाँ तेजस्वी जी ने फैसला किया कि ठीक है, जब अपने लोग हैं तो चुनाव लड़ाया जाए, विस्तार तो हम चाहते ही हैं। तो फिर इस तरह से शुरुआत हुई, 18 में चुनाव लड़े, और वहाँ चौथे सबसे बड़े फोर्स के रूप में रजिस्टर किया अपने प्रेजेंस को। और संगठन बहुत नया था, नवजात था, फिर भी जो भी हम लोगों के साथी थे सब ने मिलकर उस काम को किया। एक संतोषजनक ही रहा, NSY से ज़्यादा वोट आया था, और लेफ्ट के 4 संगठन मिलकर लड़ रहे थे तो शायद 21 या 2200 वोट आया, और हम तो अकेले लड़ रहे थे तो 540 वोट आया। तो मैं उसको बहुत ठीक शुरुआत समझता हूँ। और फिर अब तो एक काउंसलर भी जीत गए। अच्छा, हमारे ठीक बाद जो एक लड़का इंडिपेंडेंट जीता, धीरेन्द्र, उसको RJD ज्वाइन करवाया, तो काउंसलर भी एक हो गया था 19 में। फिर अभी तो खैर पार्टी की तरफ से आधिकारिक उम्मीदवार है रवि, वो जीता है। तो खैर ये तो बातें हुई, लेकिन लालू जी के प्रति मेरे मन में बहुत सम्मान रहा, और इसलिए वो धीरे धीरे लिखते पढ़ते। और अब तो बहुत खुशी है कि अनेक लोग आपको हमारी धारा के मिलेंगे जो अलग अलग प्लेटफॉर्म पर एक पर्सपेक्टिव में बात करते हैं। अच्छा, लालू जी की हम सेहत देखते हैं, काफ़ी अब अस्वस्थ रहते हैं। लालू जी का होना राजनीति में कितना ज़्यादा ज़रूरी है, अगर आप समराइज करें? देखिए, उनकी सेहत तो अब किडनी ट्रांसप्लांट ओल्ड एज में हुआ है, तो फिर भी एक रिमार्केबल, एक मैं कहूँगा कि सुधार उनकी सेहत में। और उनकी मौजूदगी ही अपने आप में काफ़ी, उनका होना ज़रूरी है। वो बैठे भी रहेंगे तो इस आंदोलन को बड़ी ऊर्जा मिलती रहेगी। और कल भी आए वो सासाराम, इस यात्रा की शुरुआत के समय जो एक रैली हुई उसमें, तो वो 1 मिनट भी बोलते हैं तो उनके कहे का अपना एक महत्व और अर्थ होता है, और दुनिया सुनती है। उनकी यही चिंता है कि लोकतंत्र मजबूत रहे, यही कामना है उनकी। और लोकतंत्र तो लोगों की सहभागिता से मजबूत होता है। लोकतंत्र कोई एब्स्ट्रैक्ट चीज़ नहीं है, पॉलिटिकल पार्टीज़ के पार्टिसिपेशन से ही आगे बढ़ता है। और अगर हम लोगों को सच में उस प्रक्रिया का एक अहम कारक नहीं समझेंगे, तो फिर कोई भी संस्था हो इस देश की, वो इनफॉलिबल नहीं है। चुनाव आयोग पर बार बार कहा जाता है कि हम सवाल नहीं उठा सकते, संवैधानिक संस्था है, लेकिन अगर उस संस्था को अपने संवैधानिक होने की याद न रहे तो फिर तो उसको याद दिलाना पड़ता है। और कितना फूहड़पन से भरा हुआ, एरोगेंस, इग्नोरेंस से भरा हुआ प्रेस कॉन्फ्रेंस कल किया। सुप्रीम कोर्ट के मशवरे को भी नहीं मानता, जो सहज सुलभ दस्तावेज है आम नागरिकों के पास, उसको मान्य नहीं कर रहा था सुप्रीम कोर्ट के मशवरे के बावजूद।
फिर एक अंतरिम फैसला आया है कि आपको करना पड़ेगा और आप रहस्यमयी तरीके से नहीं काम करेंगे। पंचायत भवन से लेकर प्रखंड मुख्यालय से लेकर जिला मुख्यालय तक सिर्फ राजनीतिक दल के लिए नहीं बल्कि हर जनसाधारण के लिए, हर नागरिक के लिए आपको वजह के साथ यह बताना पड़ेगा कि क्यों उनके नाम आपने काटे। जनवरी में जो असम्बली रिवीजन हुआ उसके बाद जुलाई तक यानी 7 महीने में 22 लाख लोग कैसे मर गए बिहार के। इसका मतलब कोई हेल्थ इमरजेंसी है तो फिर तो हेल्थ मिनिस्टर को रिजाइन करना चाहिए। और दूसरा कि 65 लाख एक बड़ी आबादी है और डिलीशन का, एडिशन का अगर कोई शिफ्ट कर गया है तो ये सब तो बहुत नॉर्मल प्रोसेस के तहत ये सब नाम हटाए जाते हैं। उसके लिए तो आपने जो ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन किया, मनुष्य का नाम उड़ाओ, कुत्ते का नाम उसमें घुसाओ, ये किस तरह से काम हो रहा है। और ये इसलिए इतनी विसंगतियां हैं कि आप पर्याप्त समय आप नहीं दे रहे। आप कह रहे हैं कि 2003 में हुआ तो 3 में हुआ तो उसके बाद 1 साल का मौका मिला लोकसभा चुनाव होने तक, 2 साल का मौका मिला विधानसभा चुनाव होने तक। कोई दावा, कोई त्रुटि, कोई अशुद्धि अगर रह गई उसके निपटारे के लिए लोगों के अंदर हौच पौच की पैनिक की स्थिति नहीं थी। तो लगातार कंफ्यूजन रहा है। इसलिए यात्रा में सिर्फ नहीं हो बल्कि इस यात्रा में हमने क्या क्या काम किए हैं 15 वर्षों में, फिर 20 महीने में, फिर 17 महीने में, 2 बार नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से और 2 बार उप मुख्यमंत्री के तेजस्वी जी ने एक असाधारण काम किया। पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे तो कोई जो है एक्सटेंशन ऑफ टाइम या कॉस्ट वेरिएशन या टेंडर की फाइल मिनिस्टर के पास जाने की उन्होंने कर दी। एक पारदर्शिता रहे, माने जिस प्रोजेक्ट को पूरा होने में लगेंगे समझ लीजिए कि 200 करोड़, उसका एस्टिमेट ये लोग बनाता है 400, 500, 600 करोड़ का। तो जनता के पैसे की लूट है, तो ये तो ठीक बात नहीं है। मैं समझता हूँ कि एक तो यह, दूसरा कि उन्होंने आईटी पॉलिसी, टूरिज़्म पॉलिसी, नई स्पोर्ट्स पॉलिसी लाई और 74,000 जो सरकारी कर्मी थे जो प्रमोशन के लिए मांग करते थे उस लंबित प्रोन्नति को उन्होंने तो करवाया। 4.5 लाख लोग जो नियोजित शिक्षक थे उनको राज्यकर्मी का दर्जा दिया। एक ही स्कूल में 2 तरह का, तो क्यों किसी को मानदेय किसी को वेतन, तो पूरी एफिशिएंसी के साथ काम नहीं कर सकते थे। लालू जी ने पीएससी के जरिए बहाली की शिक्षकों की जहां गुणवत्ता का ख्याल रखा, तो तेजस्वी जी के समय भी नियमावली में संशोधन कर को मनाकर फिर से बीपीएससी के जरिए बहाल हुई। उसमें मेंटेन किया गया है, कोई पेपर लीक नहीं हुआ, रिकॉर्ड समय पर परिणाम भी दिए गए, बहाली भी हुई। और हालांकि अभी भी ज़रूरत है शिक्षकों की, पर जो एक संतुलित अनुपात छात्र का वो नहीं है। लेकिन हम लोगों का काम तो वेलफेयर स्टेट में यही है कि सरकारी व्यवस्था दुरुस्त हो, शिक्षा, किसान हमारी बुनियादी जो हमारे मूल काम है इसको मजबूत सरकार का, उसमें हमारी दिलचस्पी थी और सरकार बनने पर भी आगे रहेगी। जो एक बड़ा काम इस दौरान कि बिहार में सर्वे हम लोग करा पाए और 94 लाख परिवार हर जाति बिरादरी मजहब के ऐसे सामने आए जिनकी 6,000 है, उनको स्वरोजगार से जोड़ने के लिए 2-2 लाख रुपये देने की बात हुई, अभी तक में ही रहा। और 1250 करोड़ बजट में उस समय प्रावधान किया गया। तो कास्ट सेंसस किसी के खिलाफ नहीं, ये सबके किसी की शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक स्थितियों का अगर पता चले तो हम उसका वैज्ञानिक तरीके से निराकरण करके और उसके अपलिफ्टमेंट के लिए काम कर सकेंगे। जो मांग सोशलिस्टों की रही उस मांग के साथ कांग्रेस पार्टी जुड़ी, लेफ्ट पार्टीज भी, और वो एक बड़ी ताकत के रूप में हम इस लड़ाई को अखिल भारतीय स्तर पर शायद करा सकें, मुकम्मल अंजाम तक पहुंचा। तो एक बड़ी बात भी है। और फिर जब हमने देखा कि भाई ये तो नौकरी में है ही नहीं, बार बार कहेगा कि सारी हकमारी जो है वो कोयडी कुर्मी वाला के द्वारा कर लिया गया है। तो भाई वो 1.5%, 2% टोटल नौकरियों में है। हम करें सीटें ही नहीं भर रही है, एनएफएस किया जा रहा या कहीं पर गलत रोस्टर बनाया जा रहा है। तो हम कह रहे हैं कि अगर 27% आरक्षण है केंद्रीय स्तर पर पिछड़ों को, तो अभी तक 12 से 15% लोग क्यों भरे हैं? 12% अभी तक कौन इसकी हकमारी कर रहा है? कौन कुंडली मार के बैठा हुआ है? बिहार में तो खैर लेडिफिकेशन भी है, अति पिछड़ों को अलग। तो कर्पूरी जी
पिछड़ों को 12% आरक्षण दिया, उसको 75 में उसको बढ़ा के 14% लालू जी ने किया, फिर 18% राबड़ी जी ने किया। पिछड़ों को जो 8% आरक्षण कर्पूरी जी ने दिया, उसको बढ़ा के 12% लालू जी ने किया। इस बार के फैसले के बाद ये हुआ कि आदिवासियों का आरक्षण 1% बढ़ा के 2% करेंगे, दलितों का 16 से बढ़ाकर 20 करेंगे, पिछड़ों का 12 से 18 करेंगे और अति पिछड़ों का 18 से 25, कुल 65% और 10% यथावत रहेगा आर्थिक रूप से विपन्न लोगों। तो तेजस्वी जी ने यही तो कहा कहते हुए कि भाजपा ने नहीं सुनी, और अब तो भाजपा जदयू बिहार में भी सरकार है और केंद्र में भी है, तो इस काम को कराना चाहिए था। तो अगर नीतीश जी के समर्थन से सरकार चल रही, अगर ये नहीं हो रहा है तो इसका मतलब इस मुद्दे को लेकर आप संजीदे नहीं हैं। और ये कहा विजय चौधरी जी जो नीतीश जी के मंत्री हैं कि अब ये कानूनी अस्तित्व में नहीं है, हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया है। हम कह रहे हैं कि एक दिन का विशेष सत्र बुलाकर विधानसभा का क्यों नहीं आप 70 कर दिए, 80 कर दिए, तेजस्वी जी कह रहे हैं 25, तो नहीं और दीजिए केंद्र को। तो अब दोनों बातें तो नहीं चल सकती साथ साथ। तो ये एक मैं इसको नए डेवलपमेंट के रूप में देखता हूँ। और पर्यटक में भी 8 करोड़ पर्यटक इस 17 महीने के दौरान आए बिहार में, जो एक अपने आप में रिकॉर्ड है। तो हम लोग यही कोशिश है कि ऐतिहासिक महत्व के, सांस्कृतिक महत्व के जो हमारे धरोहर हैं, यहाँ तो बुद्ध का एक प्रभावशाली इलाका है ना बिहार। अब मान लीजिए कहीं कहीं वो है स्तंभ, तो वहाँ अब पूजा पाठ हो रहा है, तो कीजिए पूजा पाठ, उसके लिए तो मंदिर है ही। बोध गया टेम्पल की लगातार विवाद चल रहा था, मैं उसमें भी हम कह रहे हैं कि रवैया अपनाना चाहिए। और बुद्धिस्ट लोग, मोंक सब मिले भी थे, तेजस्वी जी को उस बात की जानकारी भी है। हम कह रहे हैं कि अगर अतीत में कोई ऐसा कानून है तो उसमें बदलाव अगर दूरदर्शिता के साथ आप करें, जिससे कि किसी भी धर्म के संचालन में, मतलब धार्मिक मठों या धार्मिक जगहों के सुचारू रूप से संचालन में कोई परेशानी नहीं होती, काम करना चाहिए। इसको सहानुभूतिपूर्वक और विवेकपूर्ण तरीके से सोचना चाहिए और सब लोगों का हक सुरक्षित बिहार के नेतृत्व में बनाना चाहते हैं, जहाँ गरीब से गरीब, कमज़ोर से कमज़ोर लोगों को लगे या उसी का देश है या उसी का सूबा है और उसके द्वारा चुनी गई है। ऐसा नहीं होगा कि मनमानी तरीके से सरकार द्वारा चुनी जाने लगे। सरकार चुनना जनता का काम है, सरकार का काम नहीं है जनता चुनना, लेकिन ये हो रहा है मनमाने तरीके से। तो इसी सब मुद्दे के इर्द गिर्द यह यात्रा है। और हम लोगों की जितनी घोषणाएं नेता ने की कि हम जो है माने अशक्त, वृद्ध लोगों के पेंशन की राशि बढ़ाएंगे, तो नीतीश जी ने उसमें थोड़ा इजाफा कर लिया या हमारी मांग मानी, लेकिन थोड़ा डंडी मार लिया। हम कहेंगे कितना, वो करेंगे कितना। वैसे ही माँ बहनों के स्वावलंबन के लिए 2500 रुपये देने की घोषणा है। बिजली बिल जो है 200 यूनिट तक निःशुल्क करने की, मुफ्त तो कुछ होता नहीं है वेलफेयर स्टेट में, जनता का ही पैसा है। कम है कि मुफ्त, क्या वो वाकई मुफ्त कहना, उस चीज़ को मुफ्त कहना भी जनता को मुंह चिढ़ाना है और जनता को बड़ा निर्बल, दीनहीन, विचाराधीन के रूप में पेश करना है। मोदी जी कहते हैं हम गरीबी, अरे भाई आप कह रहे हैं कि 80 करोड़ लोगों को हम जो है राशन दे रहे हैं, तो आप इस तरह से गरीबी खत्म कर रहे हैं, नहीं कर पाए ना। वो भी हम सोशलिस्टों का है। देवगौड़ा जी के समय में फूड एंड कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्टर थे देवेंद्र जी, जनता दल के कोटे से। उस समय ये लाल कार्ड पीला कार्ड आया था, सस्ते दर पर चावल और गेहूँ। आप जितना दे नहीं रहे हैं उससे ज़्यादा उससे ले रहे हैं, कटौती कर रहे हैं आप दाम को बढ़ा के। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि हम लोगों की बात जनता सुनेगी। और तेजस्वी जी ने पहले कार्यकाल में भी 2000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण कराया था, बहुत सारे आरओबीज बनवाए, और इस समय ग्रामीण कार्य का मंत्री रहते हुए उन्होंने 21,000 किलोमीटर सड़कें ग्रामीण इलाकों में बनवाई। तो काम करने में तो उनका बहुत ही ट्राइड एंड टेस्टेड क्रेडेंशियल है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि उनके जैसे इंटेलिजेंट, इनोसेंट, ऑनेस्ट और सेंस ऑफ जस्टिस से भरे हुए नेता, जिनके अंदर गुणग्राह्यता है, जो अपने आप को सर्वज्ञ नहीं समझते, किसी विषय पर, किसी मसले पर विशेषज्ञों की राय आमंत्रित करके बेहतर से बेहतर तरीके से कैसे उस समस्या का निराकरण हो,
इसकी कोशिश उनकी रहती है और मैं इसको एक बहुत अच्छा संकेत मानता हूँ। और भारत के लिहाज से आज विपक्षी खेमे में बहुत ही शानदार नेता हैं, चाहे तेजस्वी जी हों, चाहे अखिल भारतीय स्तर पर राहुल गांधी जी हों, या आज की तारीख में लोकसभा में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश जी हों, जिन्होंने उत्तर प्रदेश में एक बहुत खूबसूरत ढंग से सभी समाज के लोगों का विश्वास जीतते हुए, सबको प्रतिनिधित्व देते हुए एक सम्मानजनक लड़ाई और न्याय पूर्ण राजनीति का एक उदाहरण प्रस्तुत किया। और नेताजी ने समाजवादी पार्टी को जिस ऊंचाई पर पहुंचाया था, उससे भी 2 कदम आगे उन्होंने यात्रा की है और 37 सीट जो उसका अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। तो हम समझते हैं कि बिहार में हम एक निर्णायक लड़ाई लड़ते हुए सरकार बनाएं, तो फिर उत्तर प्रदेश का भी रास्ता कुछ प्रशस्त हो सकेगा और हिंदुस्तान की राजनीति बड़ी साफ सुथरी हो सकेगी, जहां बदले की भावना ना हो, निरपराध निर्दोष लोगों को की जुडिशियल कस्टडी में किलिंग ना हो या चुन चुन कर एनकाउंटर ना किया जा सके। और मुखिया को तो लोकतंत्र में समदर्शी होना चाहिए। तुलसी की कुछ बातों से सहमति हो सकती है, लेकिन तुलसी ने एक बहुत शानदार बात कही, रामराज और क्या होता है भाई, डेमोक्रेटिक सेटअप में वही वेलफेयर स्टेट है कि मुखिया मुखसों चाहिए खान पान को एक, पालत पोसत सकल अंग तुलसी सहित विवेक। ये मुखिया को मुख की तरह होना चाहिए, जिसमें अनाज जाता है, सिर्फ मुंह का ही विकास नहीं होता, सर्वांगीण विकास इस शरीर का होता है। यानी राज्य का सर्वांगीण विकास मुखिया के द्वारा हो सके, सब अंगों का। तो इसीलिए उसको समदर्शी होना चाहिए और विवेक के साथ ये काम करना चाहिए। तो उस विवेक का दर्शन हम लोग बिहार में कर सकेंगे तेजस्वी जी की अगुवाई में, और वही कारवां उत्तर प्रदेश होते हुए एक दिन दिल्ली तक निर्णायक ढंग से बढ़ेगा। अभी तेजस्वी जी का, राहुल जी का, अखिलेश जी का, स्टालिन साहब का सर्वश्रेष्ठ आना बाकी है जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे राजनीति नेता जयंत जिज्ञासु। डॉक्टर जयंत जिज्ञासु ने जातिगत जनगणना से लेकर सामाजिक न्याय, शिक्षा, नौकरी, लालू की राजनीति, यादव की अपनी आगे की जीत पर बताया। खासतौर पर कई अहम बात जिस तरीके से जातिगत जनगणना की बात हुई और समाज में जो एक वेलफेयर उसको लेकर तमाम बातें डॉक्टर जयंत जिज्ञासु ने बताई। आपको कैसी जानकारी हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। धन्यवाद।